गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इंस्पायरिंग टीचर। तो फ्रेंड, हम कर रहे हैं रशियन रिवॉल्यूशन। बिना किसी देरी के आइए करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स की फॉर्म में। और ये आप इस वीडियो को एक समरी की तरह लीजिए और फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो इस लेक्चर को। रशियन रेवोल्यूशन। रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट जोग्राफी है। इसका सबसे बड़ा भूभाग है। और पहले नंबर पर अगर हम देखें किसकी दृष्टि से, किसकी ज्योग्राफी की दृष्टि से, ठीक है, लोकेशन की दृष्टि से, तो सबसे बड़ी भूमि रशिया के पास पड़ती है। तो सबसे बड़ा देश वर्ल्ड में रशिया है और ये यूरोप में भी और एशिया कॉन्टिनेंट में भी पड़ता है। तो जो रशिया है उसके बारे में देखते हैं। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया, ठीक है, जो सोशलिस्ट थे। और फरवरी 1917 में राजशाही, यहाँ पे क्या था, मोनार्की था, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था जिसमें राजा का तंत्र था। तो उसको इन्होंने, उसका पतन हुआ, यहाँ पे खात्मा हुआ। वह अक्टूबर की घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, ठीक है। फरवरी की क्रांति ने राजशाही को पतन कर दिया और अक्टूबर की घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। और जो रशियन रेवोल्यूशन थी 1917 में अक्टूबर में घटी हुई थी। अब रूस का साम्राज्य देख लो, ये वाला एरिया रूस है। रूस के बिल्कुल अगर हम वेस्ट की तरफ देखें, जर्मनी है। जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया है, ये यहाँ पे रोमानिया है, बुल्गारिया है। इधर की तरफ यूनान है, ये ब्लैक सी है, काला सागर। ये ऑटोमन एम्पायर है। इधर की तरफ इटली है, ऊपर स्विट्जरलैंड है, इधर को स्पेन है, इधर को पुर्तगाल है, इधर को फ्रांस है, ठीक है। इधर को अटलांटिक ओशियन है। और फिर थोड़ा सा अगर आप इधर की तरफ जाओगे तो इधर नॉर्थ अमेरिका, कनाडा है। और इधर की तरफ साउथ आपका यूएसए पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं 1940 में जो शासक था जार निकोलस सेकंड था। यहाँ पे कौन सा? जार निकोलस सेकंड। कहाँ पे? रशिया में। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से लोग ज़्यादा थे रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बौद्ध लोग भी यहाँ पे थे। कैथोलिक, ठीक है, जैसे हमारे हिंदू में होते हैं ना अलग अलग, उसी तरह से आपके जो क्रिश्चियन है उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो तरह के होते हैं, ठीक है। मुस्लिम में भी शिया और सुन्नी होते हैं, ठीक है। बौद्ध में बौद्धिस्ट जो होते हैं उसमें भी हीनयान और महायान दो तरह के होते हैं। अब देखते हैं यहाँ की इकोनॉमी व सोसाइटी किस प्रकार की थी। तो यहाँ की जो 85% जो जनता थी ना फ्रेंड्स, वो क्या थी? किसान थी, ठीक है, फार्मर थी। और जबकि हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे 40% किसान थे, ठीक है। जर्मनी में 50% किसान थे, लेकिन यहाँ पे 85% किसान थे। कहाँ पे? रशिया में। सेंट पीटर्सबर्ग व मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इसके शहर थे। कौन से? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। मॉस्को यहाँ की कैपिटल है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल कहाँ है? पेरिस है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था। कारीगरों की वर्कशॉप प्लस कारखाने यहाँ पे 1890 में बहुत से कारखाने, जब रेल नेटवर्क रूस में फैल रहा था तो यहाँ पे बनने लगे थे, ठीक है फ्रेंड्स। विदेश निवेश बढ़ा। यहाँ पे कोयला का उत्पादन 2 गुना हो गया था। कोयला का जो कोल प्रोडक्शन है। स्टील का प्रोडक्शन भी 4 गुना हो गया था। मजदूरी लोग 15-15 घंटे कर रहे थे और नियमों को कोई फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। मजदूरों की बहुत बुरी हालत थी, यहाँ पे दयनीय हालत थी। 1914 में फैक्ट्री में औरतें भी 31% थी टोटल परसेंट में से। और पुरुषों की तुलना में उनको 50 से 25% वेतन मिलता था। मजदूर डॉमेट्री में सोते थे। डॉमेट्री में परिवार साथ में नहीं रख सकते थे, तो ये ध्यान रखना आपको, ये टर्म डॉमेट्री में ये लोग सोते थे। उसके बाद देखते हैं देहात की ज़मीन, ज़्यादातर खेती किसान करते थे। विशाल संपत्ति पर सामंतों, राजशाही ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था, ठीक है। जो ज़्यादातर जो बड़ी प्रॉपर्टी थी, किसान सामंतों व नवाबों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। कौन? जो किसान थे, ठीक है। नवाबों की ज़मीन छीनना चाहते थे और इनको ये था कि बस हम कभी इनकी ज़मीन छीन लें। किनकी? जो सामंत लोग थे, जो फ्यूडल लॉर्ड थे। लॉर्ड कौन थे फ्रेंड्स? इनको अधिकार मिले हुए थे, उनके पास बड़ी बड़ी भू संपत्ति थी। और ज़्यादातर लोग जो किसान थे इनके इसमें फ्री में काम करते थे। तो यहाँ पे एक प्रकार की व्यवस्था यूरोप में देखी जाती है, सामंती सिस्टम, ठीक है। किसान समय समय पर सारी ज़मीन को कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार को ज़मीन बांटता था, ठीक है। तो कम्यून को मीर कहा गया है, ठीक है, रशियन में कम्यून को। और फिर यही प्रत्येक परिवार को क्या करते थे? ज़मीन बांटते थे। अब देखें 2.3, रूस में समाजवाद क्या था। मार्क्स के विचारों, जो कार्ल मार्क्स थे, उनके विचारों को मानने वालियों को समाजवादियों ने 1898 में इन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी,
रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया। सरकार से चोरी छिपे पेपर निकाला इन्होंने और मजदूरों को संगठित किया, हड़तालें करी। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, जारशाही की गवर्नमेंट थी, उसने बिल्कुल बैन करा हुआ था कि कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पे किसी प्रकार की यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी और ना वो लिख सकते थे ना कुछ छाप सकते थे। तो ये सारे का सारे चोरी छिपे हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, सन 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी, इस पार्टी ने किसानों की स्थापना हुई। ठीक है, 1900 में किसकी? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी। और इस पार्टी ने किसानों के लिए सुधारों की मांग करी। ये चाहते थे कि किसानों के लिए सुधार हो। ठीक है, सामाजिक लोकतांत्रिक खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से असहमत था, जबकि जो सामाजिक लोकतांत्रिक खेमा था, जो दूसरी पार्टी थी, वो समाजवादी क्रांतिकारियों से क्या था? असहमत था, अनएग्री था। लेनिन कहता है कि किसान बटे हुए हैं। जो व्लादिमीर लेनिन है, ये कहता है कि जो किसान बटे हुए हैं अमीर, मजदूर, गरीब, पूंजीपति में, इन विभेदों में वे समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। इस प्रकार ये लेनिन कहता है कि ये समाजवादी क्रांति नहीं कर पाएंगे। कहाँ पे? रशिया में। व्लादिमीर लेनिन के बारे में देखते हैं। व्लादिमीर लेनिन एक ऐसा व्यक्ति, जैसे हमारे भारत में गांधी जी थे ना, एक बड़े फ्रीडम फाइटर, या हम कह सकते हैं बड़े फ्रीडम फाइटर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, या उनसे भी बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर आपके जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका? नाम याद नहीं आ रहा मुझे। सुभाष चंद्र बोस। तो व्लादिमीर लेनिन भी एक व्यक्ति था वहाँ पे, जिसने बोल्शेविक पार्टी की स्थापना करी थी और अपने देश में समाजवाद की स्थापना करी और बोल्शेविक पार्टी की स्थापना करी और बाद में किससे? जार से देश को मुक्ति मिलाई। ठीक है, ये कहता था कि पार्टी अत्यंत अनुशासित हो, सदस्यों व संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण हो। ठीक है, मोनसेविक, जबकि दूसरी एक, ये तो बोल्शेविक थे, जबकि मेनसेविक मानते थे कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए, जबकि व्लादिमीर लेनिन इसके खिलाफ था। इसके बाद आइए देखते हैं इससे आगे के घटनाक्रम को, क्या क्या चल रहा था वहाँ पे। अब वहाँ पे ना उथल पुथल का दौर चल रहा था और 1905 में यहाँ पे क्रांति होती है रूस में। इस समय निरंकुश राजशाही शासन था वहाँ पे। राष्ट्रवादी पोलैंड जदीदियों इस्लाम के आधुनिकरण के समर्थक थे। एक ये पोलैंड किसके? रशिया के लेफ्ट में पड़ता है पोलैंड, ईस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट की तरफ, सॉरी, ईस्ट तो इधर को होगा ना, अगर ये रसिया है तो रसिया के इधर को पोलैंड पड़ता है। ठीक है, जर्मनी के वेस्ट में, ईस्ट में पड़ता है और रसिया के वेस्ट में पड़ता है। इन पोलैंड में जदीदियों ने इस्लाम के आधुनिकरण के समर्थक थे। इन्होंने समाजवादियों को समर्थन दिया था, समाजवादियों अर्थात बोल्शेविक पार्टी को। 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक संगठन, श्रमिक सभा का गठन हुआ था 1904 में। ये इम्पोर्टेंट है। और प्यूतिलोव आयर्स वर्कर्स में, एक जगह का नाम है यहाँ पे, जहाँ पे आयरन वर्कर है, जहाँ पे कोई फैक्ट्री है, ये जगह का नाम है। तो वहाँ पे रूसी श्रमिक सभा के 4 मजदूरों को नौकरी से हटा दिया और इसके बाद हड़तालें शुरू हुई, वहाँ पे स्ट्राइक शुरू हुई। और इन्होंने कहा कि आप काम के घंटे ना, काम के घंटों को 8 घंटे निश्चित कर दो और वेतन में भी बढ़ोतरी करो, हमारी कार्य स्थिति में सुधार करो। और आंदोलन, हड़तालें सेंट पीटर्सबर्ग इत्यादि जगह 1,10,000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तो यहाँ से पितिलोव आयरन वर्कर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ? जो पादरी गेपान थे ना, पादरी जो पोप के सबसे बड़े प्रीस्ट होते हैं, उनके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस, ठीक है, विंटर पैलेस से निकला और जार का जो महल था उसको विंटर पैलेस कहते हैं। ठीक है, मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस तक पहुंचा। मजदूरों पर पुलिस व कैसेंग्स एक तरह से वहाँ पे सैनिक थे का हमला हुआ और 100 से ज़्यादा मरे और 300 लोग घायल हो गए। 1905 की घटना है ये, और इसको ब्लडी संडे कहा जाता है, खूनी रविवार की घटना। ठीक है, ये जुलूस क्यों निकाला था इन्होंने? कि हमारे को काम के घंटों में सुधार हो, हमें वेतन ज़्यादा मिले, है ना, हमारा फिक्स टाइम वर्किंग टाइम पीरियड हो। ठीक है, तो इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। जार कौन से महल में रहता था? विंटर पैलेस में, ध्यान रखना आपको। पादरी गैपोन ने नेतृत्व किया था किसका? इस वाले जो यहाँ पे मूवमेंट था। विद्यार्थियों ने अब कक्षा का बहिष्कार किया। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर व मध्य वर्ग कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना करी। यूनियन ऑफ यूनियंस की इन्होंने स्थापना करी। जॉर्ज ने ड्यूमा को मंजूरी दी।
जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, तो वह उसी प्रकार से आपके रशिया में ड्यूमा होती है। और जार ने ड्यूमा को मंजूरी दी। प्रथम ड्यूमा 75 दिन 75 दिनों तक चली। सेकंड वाली ड्यूमा 990 दिनों के अंदर ही बर्खास्त कर दी गई। 90 दिनों के अंदर ही सेकंड ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। और तीसरी ड्यूमा में जार ने मतदान कानूनों में फेरबदल कर रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया। ठीक है, जो तीसरी ड्यूमा हुई उसमें जार ने, जो जार कौन है, वहाँ का जो शासक है उसको जार कहा गया है। किसको? रशिया के शासक को जार निकोलस सेकेंड है। ठीक है, तो उसके बाद इसने यहाँ पे रूढ़िवादियों को बैठा दिया। तो उसके आगे आगे हम देखते हैं क्या होता है घटनाक्रम में। अब हम देखेंगे पहला विश्व युद्ध और रशिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, और उस टाइम पे रशिया की क्या कंडीशन थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या इम्पैक्ट पड़े रशिया के साम्राज्य पर। तो नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे इस अगले वाले पार्ट में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, डेफिनेटली ये काम की चीज़ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।